अब आज से प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट, क्योंकि पीछे अब सब पढ़ा दिए हैं, उदाहरण भी सब करवा दिए हैं ना, तो उसके आधार पर ये वाला प्रश्नावली बहुत ही आसान है। उदाहरण में इसको तो हम समझा ही दिए हैं। अब आपका ये काम है कि आप इसको करिए, एक बार सॉल्व करने का प्रयास करिए। यदि नहीं होगा तो मैं तो कराऊंगा ही, इसको कराने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। अब इसमें 4 प्रश्न दिया है और प्रश्नावली 1.1 खत्म। बहुत आसान है ये वाला, ठीक है। पहले एक बार अपने से ट्राई करना, ठीक। रुको, बता रहे हैं अभी। ये वाला देखो, पहला है जो दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो बताओ शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो उसको लिख के बताइए, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0। अब इस प्रश्न को हम लिख दिए हैं इस पर, बुक में तो दिखाएं इसको ना। उस प्रश्न को अब हम इस पे उतार दिए हैं, पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये पता रहेगा कि कौन सा प्रश्न है। ये वाला है, ठीक है। ये क्या पूछा है एक बार और सुनिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यदि है तो बताइए हाँ, यदि नहीं है तो कहिए नहीं। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? इसका मतलब है कि यदि शून्य एक परिमेय संख्या है तो बताओ इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं। यानी कि जो ये p और q है यह पूर्णांक संख्या है, q के स्थान पर शून्य नहीं होना चाहिए, यानी कि q के स्थान पर शून्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है q नॉट इक्वल टू 0, q के स्थान पर 0 नहीं होगा। इसका ये मतलब सीधा सा होता है। इतना बात समझ में आया है? ठीक है, अब इसको हल करें आगे। देखो, अब ये दिया है कि अब पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं? ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम पहले बता दिए हैं कि शून्य को हम लोग 0/1 इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये p/q के रूप में हो गया और q के स्थान पर शून्य नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे शून्य नहीं है, तो इसका मतलब कि ये परिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि हाँ, आंसर इसका होगा कि हाँ, ठीक। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, तो इसलिए हम लिखेंगे कि शून्य को हम, हाँ, शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? देख लो, यहाँ पे हम इसको लिखे भी हैं 0/1, यानी कि q के स्थान पर शून्य है नहीं, है ना। अब इसके स्थान पर कुछ भी हो सकता है, या जैसे अब ये शून्य हो गया हमारा, तो इसके स्थान पर -3 भी होगा। ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी p/q के रूप में है ना। ऊपर वाला देखो, ये वाला जो है ये p जैसा हो गया, और नीचे वाला जो है इसको हम लोग q मान ले रहे हैं, तो ये देखो p/q के रूप में हो गया कि नहीं? हो गया ना। इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ, ये परिमेय संख्या है, इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं और q के स्थान पर 0 नहीं होगा, ठीक। ये वाला सिद्ध हो गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो, इसमें दूसरा प्रश्न क्या है, ये वाला दूसरा प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अरे ये तो बहुत आसान है, क्योंकि इसको हम 2-3 प्रश्न पहले से करा दिए हैं, तो
मुझे लग रहा है कि इसको आप लोग अपने से कर लेंगे ना। आसान है कि नहीं? ये वाला आसान है, फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ। देखो ये प्रश्न को भी हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखे हैं कि 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये वाला तो फिर दे दिया, यहाँ पे एनसीईआरटी का ये प्रश्न है, पूछा है कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए 3 और 4 के मध्य का। अब हमको बताना है कि 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं हैं, उसको ज्ञात करना है, मेरा मतलब ये है। तो क्या बताए थे हम कि जो बोलता है जितना मतलब निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो उसको n बराबर उतना लिख देते हैं। जैसे पूछ रहा है कि 6, तो n बराबर ये हो जाएगा 6, n बराबर 6। ठीक, अब ये देखो हम बताए थे कि n में 1 जोड़ दिया जाता है, n प्लस 1, तो n के बराबर 6 है, तो n के स्थान पर हम लोग 6 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्योंकि यह n बराबर 6, यानी कि n के स्थान पर 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ देंगे, कैसे, इस रूप में 6 प्लस 1 ये बराबर 7, ये आ गया है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो 3 और 4 है, इसके अंश में और हर में दोनों में 7 से ऊपर 7 से नीचे गुणा हो जाएगा। अब कितने लोगों को तो इसमें हर अंश दिख ही नहीं रहा होगा, क्योंकि यह 3 और 4 दिया है, हर तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन हर होता है इसमें। यदि कुछ नहीं होता है तो हम लोग 1 मानते हैं। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब हम कह रहे हैं कि 7 से अंश में और 7 से हर में गुणा करना है, इस वाले में भी इस वाले में भी। लेकिन कितने लोगों को तो इसमें हर दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि इसमें हर दिख नहीं रहा है सच में, लेकिन इसमें हम लोग मानते हैं कि 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे ना। अब देखो इसमें ये जो 3 है, इसमें 7 से ऊपर गुणा और 7 से नीचे गुणा कर देना है, और फिर यहाँ पे भी 7 से ऊपर और 7 से नीचे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्या हो जाएगा ये। अब 1 का गुणा 7 में कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है ना, 1 गुणे 7 यानी कि 7 हो जाएगा, 1 7 7। ठीक, समझ में आया। अब देखो ये दिया है 4 × 7, यानी कि इसका 4 का गुणा 7 में करना है, तो 4 7 28 बटा के यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि हर इसका 1 है, तो 1 का गुणा 7 में हो जाएगा, 1 7 7। ठीक, फिर क्या करना है, इसके बीच में जितने संख्या मतलब 21 और 28 के बीच में जो संख्या आ रहा है उसको यहाँ पे लिख दो, वही संख्या होगा जो हम लोग निकाले हैं। मतलब क्या हो जाएगा, 22 बटा के 7, 27 बटा के 7। अब देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या निकल गया। अब इसमें पूछा कितना है, 6 ही पूछा है कि 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या ये है। ठीक है, ये वाला 21 और 28 के बीच में जो संख्या आया है यही है। अब इसको लिख भी सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में ये वाली संख्याएं हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये आंसर आ गया है। ठीक, अब तीसरा प्रश्न ये है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाला भी वीडियो हम जो बनाए हैं कल वाला, मतलब कल वाले में इसको हम हल करा दिए हैं ऐसा प्रश्न, तो ये भी आसान है, इसको भी कर लोगे आप लोग अपने से। ठीक है, लेकिन हम इसको फिर से बता दे रहे हैं, पीछे वाला वीडियो देख लेना, उसमें भी ऐसा प्रश्न हम करवा चुके हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न देखो, बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना। अब इसको क्या करना है, इसमें ध्यान देना है एक बात, कि ऐसा प्रश्न होता है जिसमें इसका हर समान भी होता है और हर समान नहीं भी होता है। ध्यान से सुनना, हो सकता है कि हर समान हो और संभावना ये है कि हर समान न भी हो, दोनों कंडीशन होता है इसमें। ऐसा भी दे देगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखो अब अंतर हो जाएगा कि नहीं, 4 5 में दोनों का हर समान नहीं होगा। उसके लिए दूसरा मेथड है, उसमें भी 1 2 प्रश्न बताए हैं ना। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी अभी पीछे वाला जो प्रश्न किए हैं उस पर आधारित ही है, मतलब उसी मेथड से ये भी लगेगा ना।
अब क्या करना है उसमें, इसमें भी n बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, n में +1 यानी कि 5 में +1 कर देंगे, n में +1, तो इसका मतलब ये हो गया कि n बराबर 5 है, तो n के स्थान पर हम लोग 5 को लिया के लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5 + 1, ये हो गया टोटल 6। अब ये वाला जो आ गया 6, ये बड़ा काम का चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ निकल गया। अब इसी से आगे हल होने वाला है, देखो कैसे। अब ये जो 3/5 है इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे, और 4/5 को यहाँ पे लिख लो। अब देखो 6 से इस वाले के अंश और हर में गुणा होगा, ऊपर नीचे दोनों में 6 से होगा, 6 से इसमें भी 6 से इसमें भी, यानी कि ऐसे 6 और इस वाले में भी 6 से हो जाएगा गुणा। देखो हो गया ना, अंश में और हर में 6 से गुणा हुआ, दोनों में 6 से है, यहाँ पे भी 6 से है। अब इसका गुणा कर दो सामने सामने, 3 6 का 18, फिर 5 6 का 30, 4 6 के 24, 5 6 का 30। ठीक, अब इसके बीच में 18 और 24 के बीच में जितनी संख्या आएंगी वही संख्या होगा 3/5 और 4/5 की संख्या। अब क्या होगा देखो, 22/30, फिर हो जाएगा 23/30। ठीक, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या निकल गया ये वाला। अब ये हो जाएगा आंसर। ठीक, ये वाला आंसर निकल गया, ये और ये समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न ये है, क्या है पूछा है, मतलब बताया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर देंगा, अपने उत्तर दीजिए। ठीक, देंगा नहीं, देंगा। अब ये क्या है, पहला वाला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं समझ में आया होगा, भूल गए होगे ना, क्या होता है प्राकृत संख्या, क्या होता है पूर्ण संख्या, ये याद नहीं हुआ तो काम तमाम, खत्म, खल्लास, फिनिश, सब गया। अब बता रहे हैं ना, प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या गिनती वाली संख्या होती है, जैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये यूं 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 ऐसे चलता जाता है। अब ये हो जाएगा प्राकृत वाली संख्या, यानी कि गिनती वाली जो संख्या होती है उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इतना क्लियर हो गया फिर से। अब पूर्ण संख्या बता रहे हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ देने पर, अब इस रूप में मत जोड़ देना, ऐसे मत जोड़ना, इसका मतलब है कि इसके आगे ले लेंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। कैसे, जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5, ये भी ऐसे ही जाता रहेगा। अब इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या तो ये हो गया, अब प्राकृतिक संख्या में शून्य को ऐड कर लेने पर, यानी कि यहाँ पे यदि शून्य हो गया तो ये कहेगा पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या हो गया, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। इतना क्लियर हुआ, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है, अब पूर्ण संख्या में जीरो ऐड हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बॉटल है ना, अभी 1 मिनट बता रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब देखो ये कथन तो सत्य है, अभी बता रहे हैं कैसे। अब ये क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी कि ये जो प्रत्येक मतलब होता है एक एक, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, यानी कि ये जो संख्या है क्या इसको हम लोग पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे कि ये देखो ये वाले सभी संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्या में मैच कर रहा है, यानी कि मिल रहा है, इसलिए यह पूर्ण संख्या होगी ना, मतलब कथन सत्य होगा। क्या बोल रहा हूँ यार, ये कथन सत्य है ना। कैसे, जैसे एक बॉटल हो जाएगा ना, उस बॉटल में हम इस पेन को डाल सकते हैं ना, एक बॉटल में इस पेन को हम लोग डाल सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए ये एक पेन हो गया, तो इस पेन को हम लोग इस बॉटल में डाल दे रहे हैं, है ना, तो आसानी से चला जाएगा ना। ये जो है इस प्राकृत संख्या को एक पेन मान लीजिए और इसको एक बॉटल मान लीजिए,
तो यदि पेन को हम उठा के बॉटल में डालना चाहेंगे तो आसानी से चला जाएगा, लेकिन यदि हम इस पेन में सोचे कि बॉटल को डाल दें तो ऐसा संभव है? पेन में बॉटल नहीं ना जाएगा। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में मिल जाएगा, यानी कि ये कथन सत्य है। बात समझ में आ गया? अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यह कथन सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कथन सत्य है, कहने का मतलब ये जो कह रहा है यह तो सही कह रहा है। इसका कारण यह है, कारण भी पूछा है ना, ये कारण नहीं बताओगे तो हम नहीं मानेंगे, तो कारण बताना जरूरी है। तो कारण क्या है इसका कि यह पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, संग्रह माने होता है समूह। अब ये देखो पूर्ण संख्याओं का समूह है ना, जैसे एक एक सीख, हम लोग सीख जानते हो लकड़ी वाला, लकड़ी का एक बंडल बनाते हैं तो उसको हम लोग संग्रह या समूह कह सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो संख्याओं का समूह है, यहाँ पे कलेक्शन है, संग्रह है, उसी को हम लोग संग्रह को ही समूह कहते हैं। तो पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ये सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जा रही हैं, इसलिए ये कथन सत्य है। इसको हम लोग ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अब पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि पूछ रहा है कि जो पूर्णांक संख्या होती है क्या वह पूर्ण भी होती है, यानी कि जितने पूर्णांक संख्या हैं क्या वह पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये हो गया कि क्या होता है पूर्णांक। पूर्णांक में हम बताया ना, ये मतलब हम अपने से लिख देते हैं, इसका मतलब होता है, ये ब्रैकेट है, इसका 11th क्लास में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम बस ब्रैकेट के रूप में इसको यूज कर दे रहे हैं, तो इसका कोई मायने नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसको समुच्चय सेट मत समझ जाना, खैर पता ही नहीं होगा तुम लोगों को